आपको अगर शायद पता हो 1861 से लेकर 1865 के बीच में अमेरिका में एक गृह युद्ध चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर पहले काले और गोरे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव था, जहाँ पर वो काले लोगों को बहुत ज़्यादा गुलाम बना के रखते थे, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। पर इस युद्ध के बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म हो गई। पर ये गुलामी करने के तरीके जो पहले ख़त्म हो गए, उसके बाद ये एकदम चेंज हो गए। बिकॉज आप ये लेटर देखिए, ब्रिटिश बैंकर्स का अमेरिकी बैंकर्स को सुझाव। साल 1862 में गृह युद्ध होने के बाद अब जो गुलामों की जिम्मेदारी थी वो मालिकों को नहीं लेनी पड़ती थी, पर हम उन्हें तब भी ऐसे ही गुलामों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उनके पैसों को कंट्रोल करके। ऐसा कैसे? और एक और चीज़, आप अगर देखें जो ट्रेड करने का सिस्टम है, आज से पुराने टाइम पर ट्रेड कैसे होता था, एक दूसरों की चीज़ों को एक्सचेंज करके। किसी के पास किसी चीज़ की शॉर्टेज होती थी तो वो दूसरी चीज़ उसके पास जो ज़्यादा होती थी वो दूसरे को देकर वो चीज़ को पूरी कर लेता था जो उसके पास शॉर्टेज थी। पर धीरे धीरे ये चीज़ें आगे चल के चांदी के सिक्कों में, सोने के सिक्कों में, और फिर फाइनली आज जो हम देखते हैं नोट के रूप में दिखाई देती है। पर आप ये देखिए, ये जो 100 रुपये का नोट है ना, ये जो 100 रुपये का नोट है, क्या ये असल में 100 रुपये हैं या नहीं? क्योंकि अगर आज ही सरकार इसे बंद कर देती है, इसे कह देती है कि 100 रुपये का नोट आज के बाद वैलिड नहीं है, तो ये सिर्फ एक कागज़ ही रह जाएगा और कुछ नहीं। हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के संस्थापक हैं, वो इस सिस्टम के बारे में बोलते हैं कि अगर आम इंसान इस मॉनेटरी सिस्टम को समझता होता तो मुझे विश्वास है कि कल सुबह से ही क्रांति होना निश्चित है। तो आखिर ऐसा क्या है इस सिस्टम में कि जो हम समझ लें तो क्रांति होना निश्चित है? जानेंगे इस वीडियो में। Because most people are brainwashed when it comes to money. Go to school, get a job, work hard, pay your taxes. How much money is left, where it's gone. The second largest bank collapse in U.S. history. अब आप इन 3 इमेजेस को देखिए, जिसमें से जो पहली इमेज है वो चांदी के सिक्के की है जो भारत सरकार ने जारी किया है, और उसके बाद 1 रुपये के नोट की है, इसे भी भारत सरकार ने जारी किया, और ये जो दूसरा 1 रुपये का सिक्का है इसे भी भारत सरकार ने जारी किया है। जो पहला चांदी का सिक्का था वो 10 ग्राम का हुआ करता था, और इन सभी पर सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर के हस्ताक्षर हैं। पर 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये के नोट तक आप एक अलग ही चीज़ देखेंगे। पहली बात जो है वो कि ये भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि आरबीआई द्वारा जारी किए गए हैं, और सरकार ने इन्हें बस गारंटी दी है, और इन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। और मैक्सिमम अगर आप 100 या 200 या कोई भी नोट में अगर आप देखोगे, उनमें लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपये या 200 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। मतलब ये एक हिसाब से एक रिटर्न स्लिप है। मतलब कि अगर आप 100 रुपये को 1933 से पहले अगर आरबीआई को देते तो वो आपको 100 चांदी के सिक्के देता, पर अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब 1933 के बाद वो गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया गया। वो क्यों, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आखिर समझते हैं बैंकों की फॉर्मेशन कैसे हुई और ये काम कैसे करते हैं। तो पहले लोग पश्चिमी देशों में अपना सोना और चांदी सुनहरे के पास सुरक्षित रखते थे। मतलब कि अगर किसी ने 100 तोला चांदी यानी 100 रुपये सुनहरे के पास जमा किए तो वो उसे एक रसीद देता था, एक चिट काट के देता था, जिसपे उसकी दुकान की मोहर और लिखा रहता था कि इतना सोना या चांदी उसके पास जमा हुआ है। पर हुआ क्या, धीरे धीरे इन चिटों पर, इन रसीद के ऊपर लोगों का विश्वास बन गया। तो बहुत कम लोग थे जो असली में सोना और चांदी लेने जाते थे, मतलब करीब 10% से भी कम। तो इसको देखते हुए सुनहरों ने क्या किया कि जो 10% अपने पास उन्होंने रिजर्व रखा, पर जो 90% था बाकी, वो उन्होंने आगे लोन देना शुरू कर दिया। पर आप सभी बोलोगे इसमें गलत क्या है, वो तो कोई भी करेगा। पर अब मैं इसको आपको समझाता हूँ असली में यहाँ क्या हो रहा है। जो उसने 90% आगे लोन दिया, पर वो उससे बिना पूछे दिया जिसका वो 100% था। मतलब जो वो 90 की जो रकम थी वो एक्स्ट्रा ऐड हुई, वो भी उससे बिना पूछे और बिना जाने। मतलब जो मनी सप्लाई थी वो 100 की जगह 190 होगी। पर यहाँ पर खेल रुकता नहीं है। जो आगे 90 जिसने लोन लिया है उसने भी तो कहीं ना कहीं खर्च किया होगा, क्योंकि तभी उसने लोन लिया है। तो वो मार्केट से घूम के वही सोना वापस सुनहरे के पास आने लगा, और फिर से उस सुनहरे ने उसका भी 10% रख के, मतलब 100 का 90, 90 का 81, 81 का आगे 72 या कुछ ऐसे समथिंग आती है, तो सबका आगे 10% रख के उसने आगे लोन देना शुरू कर दिया। आप इस चार्ट पे आसानी से देख सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है।
और इसी तरह जो वो 100 तोला चांदी थी वो आगे बढ़ के 1000 तोला हो गई। मतलब जो एक्स्ट्रा 900 तोला चांदी थी वो एक्स्ट्रा तरीके से आई और असलियत में सिर्फ 100 तोला चांदी ही थी। बट इससे हुआ क्या, वो जो 100 तोला चांदी थी उससे वो 54 तोला चांदी एक्स्ट्रा कमा रहा है 1000 तोले के हिसाब से। तो अगर हम इसको मॉडर्न बैंक्स के हिसाब से कंपेयर करें, क्योंकि पहले सोना और चांदी होता था, तो इस चीज़ को, पैसे को डबल होने में कई साल लग जाते थे या कई महीने लग जाते थे। पर अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब सोना और चांदी का सिस्टम नहीं, अब सिर्फ नोट का ही सिस्टम है और वही नोट एक हिसाब से वही रसीदें चलती आ रही हैं। बिकॉज अगर आपको पता होगा 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड इसीलिए ख़त्म किया गया बिकॉज तब उनके बाद सारा सोना और चांदी कलेक्ट हो चुका था, इसलिए उसके बाद ये रियलिटी में नोट शुरू हुए। नहीं तो इससे पहले सारे सोने और चांदी के ही सिक्के चलते थे। तो अब आप शायद समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों वो गोल्ड स्टैंडर्ड हटाया गया और ये जो नोट हैं जो 100 रुपये या 200 रुपये या 2000 रुपये के, ये आखिर क्यों चलाए गए। और अब हम इसके बाद समझते हैं मॉडर्न बैंकिंग की प्रक्रिया कि आखिर मॉडर्न बैंक कैसे पैसा छापते हैं।